हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। अगर आप उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग के थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था आपने उसको फ्लोट के ऑप्शन पे रखा है, या फिर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको A to Z डिटेल क्लियर करूंगी कि कौन सी मिस्टेक आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं करना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको एक गलत कॉलेज अलॉट करा देती है या फिर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं कराती। तो आप इस बार कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि सेकंड राउंड को आप अपना लास्ट राउंड समझो। क्योंकि जो मॉपअप राउंड है वो तो भाई लक बाई चांस वाली बात है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो आपको सेकंड राउंड को ही अपना लास्ट राउंड मान करके बिल्कुल दिमाग लगा के स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग करानी है। ओके, सो अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपको फॉलो करना है सेकंड राउंड की काउंसलिंग के टाइम पे। सो पॉइंट नंबर 1, आप जब भी कॉलेज सेकंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम पे चूज करना, तो आप अपने मार्क्स और सीट मैट्रिक्स दोनों ही चीज को ध्यान में रखना। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं। सपोज आपका मार्क्स 60 या 65 के अराउंड है और आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी, एसटी या एससी, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी है तो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, या फिर कब किसी ऐसे कॉलेज में, मतलब हम जो कॉलेज चाहे हमको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर आपके मार्क्स 60 से 65 के बीच में है तो आप उन्हीं कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना जिन कॉलेजेस में 15 से 20 सीट बची हो, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉलेज लिस्ट में टॉप पे मत रखना जिसमें 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सीट्स बची हो, ठीक है। इवन अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज दिख रहा है जिसमें 10 ही सीट बची है, तो ट्राई करना कि आप उस कॉलेज को टॉप के लिस्ट पे मत रखो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप उन कॉलेजेस को मिस कर दोगे जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने का चांस अच्छा है। अगर आपका मार्क्स 60 से 65 के अराउंड है तो आपको यही ट्राई करना है कि अपने प्रेफरेंस लिस्ट में उन्हीं कॉलेजेस को टॉप पे रखना है जिसमें सेकंड राउंड के काउंसलिंग के टाइम में जो नंबर ऑफ सीट्स बची हुई हैं, वैकेंट है, वो कम से कम 20 हो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 15 हो, ठीक है। बात समझ रहे हो। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी आपको डाउट आए तो आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, मैं आपको जो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ ना, तो ये मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए शेयर कर रही हूँ। कोई नॉर्मल कैजुअल टॉक, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए नहीं। आप अपने काम की बात के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करो। जैसे ही आपको आपका सजेशन मिल गया, जस्ट अब उस चीज को, उस कॉन्वर्सेशन को वहीं पे एंड करो। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 4-5 ड्रॉप हो चुका है नीट की वजह से। अब भाई वो मुझे एज अ मेंटोर ना देख करके पता नहीं क्या ही देख रहे हो। तो भी आप स्टूडेंट पीरियड में एंटर हो रहे हो ना, नर्सिंग में एंटर हो रहे हो। थोड़ा सा अपना ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, हर चीज एक प्रोफेशन को एक प्रोफेशन की तरह ही रखो, समझ रहे हो। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 था वो ये था कि आपके मार्क्स अगर 60 से 65 के अराउंड हैं तो आपको उन्हीं कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे रखना है जिसमें कुछ नहीं तो कम से कम 15 से 20 सीट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी पेंडिंग हो, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसको थोड़ा सा जान लो। तो देखो, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ना जो 80 मार्क्स तक के बच्चे थे वो बच्चे भी फ्लोट करके छोड़े हुए हैं, ठीक है। जो कॉलेज अलॉट हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया जिनके मार्क्स 85 थे, 86 थे, 82 था, 80 था। कॉलेज अलॉट हुआ, बच्चों ने एडमिशन अपनी सीट बुक कराई फ्लोट ऑप्शन के थ्रू, बट सेकेंड राउंड में वो अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। तो पहले तो सीट उन बच्चों को अलॉट होगी ना जिनका मार्क्स 80 है, 86 है, 87 है। अब आप उसमें 60 to 65 वाले 20 बच्चे अगर एंटर हो जाओगे, सोचोगे कि 1-2 सीट ही कॉलेज में है या 5-6 सीट ही, मैं इस सीट पे इसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट पे टॉप पे रख देती हूँ, तो कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि अलॉट तो वो 80 से 85 वाले स्कोर वाले बच्चों को ही पहले होगा ना। आई होप मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप उस चीज को समझ लो। इसमें ईगो हर्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। अगर आपके मार्क्स 60 है, 65 है या 70 है, तो दिमाग लगा करके उन्हीं कॉलेजेस को चूज करो जिसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स कंपेयर कर लेना है। अगर आपका मार्क्स 60 से लेकर 70 के रेंज में है तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट में वही कॉलेजेस टॉप पे रखने हैं जिसमें वैकेंट सीट या नंबर ऑफ वैकेंट सीट अराउंड 15 to 20 अवेलेबल हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आई होप क्लियर है। अब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रिगार्डिंग है। तो देखो, आप इस चीज के लिए अपने मार्क्स को लेकर के, अपने बजट को लेकर के पहले से श्योर रहो कि आप चाहते क्या हो। आपको
इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड वाला कॉलेज ही चाहिए, या फिर आपके लिस्ट में ऐसा कुछ है कि आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल एफिलिएटेड आईएनसी अप्रूव्ड, दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो आपको चलेगा। इस चीज को लेकर के आप पहले से क्लियर हो। अगर आपका कुछ ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस ही चाहिए, अदरवाइज आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले जो सिर्फ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड कॉलेजेस है आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप जब भी चॉइस फिल करो तो आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में ऐड करो जो आईएनसी अप्रूव्ड है। क्योंकि अगर आपको नॉन आईएनसी कॉलेजेस चाहिए ही नहीं तो नॉन आईएनसी वाले कॉलेजेस को लिस्ट में रखने का क्या ही फायदा है। ठीक है, तो इस चीज को अभी देखो, जो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग है उसमें थोड़ा सा टाइम है। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज है 1 जुलाई, और यूजुअली मैं नाइट टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि डेट में तो मेरी जॉब रहती है। तो अभी मान लो मैं 1 जुलाई को अराउंड 9 PM ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपका क्या है कि लाइक जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो मे बी 2 जुलाई का इवनिंग या आफ्टरनून या मॉर्निंग, जैसा भी जब तक एडिटिंग हो जाए ये आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। आप 3rd को देख रहे हो, 4 को देख रहे हो, 5 को देख रहे हो, ठीक है, आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। अब आप पहले से उस चीज को लेकर के क्लियर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या। अगर आपका ऐसा है कि सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस ही चाहिए आपको, तो जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले सारे कॉलेजेस का इंडिविजुअली आपको आईएनसी अप्रूवल चेक करना है। सपोज आपने अपने लोकेशन या फिर सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे आपने 10 कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने 10 कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं, तो उन पर्टिकुलर 10 कॉलेजेस को अपने कॉपी में कहीं पेपर पे लिख लो, गूगल पे जाओ, हर एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डालो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो, उसका आईएनसी अप्रूवल चेक करो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उसका एफिलिएशन चेक करो, फिर उसको अपनी लिस्ट में रखो। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा है कि तुम्हें सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस चाहिए, तो चॉइस फिलिंग के पहले तुम एक दिन का टाइम लो, जैसे ही सीट मैट्रिक्स आ रही है तुमको सिर्फ और सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस की ही लिस्ट अपने प्रेफरेंस लिस्ट के लिए पहले से रेडी कर लेना है। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हारा कुछ ऐसा प्लान है कि तुमको आईएनसी अप्रूव मिले तो भी ठीक है, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड वाले कॉलेजेस अगर मिल गए तो भी ठीक है, जो मिल जाए बस आपको एडमिशन चाहिए। तो बच्चे आप भी इस चीज का ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में आईएनसी अप्रूव्ड वाले कॉलेजेस को ही रखना, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो सिर्फ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड है और नॉन आईएनसी है, ऐसे वाले कॉलेजेस को आप लास्ट में ऐड करना कि अगर मान लो आईएनसी नहीं मिला तो आपको एसएनसी मिल जाएगा, अगर आप उसके साथ ओके हो तब। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट, एक या 2-4 बच्चों का सेम मिस्टेक हुआ था फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में। उन लोगों ने ना कुछ ऐसे रखा था कि स्टार्टिंग के 5-6 आईएनसी अप्रूव्ड रखे थे, फिर 4-5 स्टेट नर्सिंग काउंसिल मतलब नॉन आईएनसी वाले कॉलेजेस रखे थे, फिर लास्ट में 2-4 आईएनसी अप्रूव्ड कर लिया था। तो उन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली जो मीडियम पे उन्होंने रखा था स्टेट नर्सिंग काउंसिल मतलब नॉन आईएनसी अप्रूव्ड वाले कॉलेजेस, वही कॉलेजेस अलॉट हो गया, और उनसे भी कम स्कोर वालों को जो लास्ट वाले कॉलेजेस है उसका कट ऑफ डाउन गया था। फिर उनका ये कहना था दीदी हमने मिस्टेक कर दी, हमें आईएनसी को पहले रखना था एसएनसी को। तो भाई सिस्टम आपको वही कॉलेज अलॉट कर देगा जो आप पहले टॉप पे रखते हो। अगर आपने टॉप पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो सिर्फ एफिलिएटेड है, नॉन आईएनसी है, उसको रखा है, आपके मार्क्स 80 भी है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, और आपने आईएनसी अप्रूव्ड वाले कॉलेजेस को लास्ट में रखा है, तो सिस्टम ये नहीं देखेगा कि इस बच्चे का 80 मार्क्स है तो इसको आईएनसी दो, ये सिर्फ ये देखेगा कि 80 मार्क्स है, इसने टॉप पे कौन सा कॉलेज रखा है, अगर उस कॉलेज में इसकी कट ऑफ मैच कर रही है, इसका एडमिशन पॉसिबल है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम तुमको वो कॉलेज अलॉट कर देगा। तो इसलिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस चाहिए तो गलती से भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो सिर्फ एफिलेटेड है नॉन आईएनसी वाले कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में मत रखना। अगर तुमको ऐसा है कि आईएनसी अप्रूव्ड मिल गया तो भी ओके ओके, नॉन आईएनसी मिल गया तो भी ओके ओके, तो भी आप पहले लिस्ट में सारे आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस को ऐड करना, लास्ट में नॉन आईएनसी वाले को रख सकते हो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बच्चों ने मिस्टेक करी थी, फिर नॉन आईएनसी कॉलेज अलॉट हो गया, फिर उसको फ्लोट करा उन लोगों ने, फिर कॉलेज गए, सीट बुक कराई, अब अपग्रेड के लिए सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो बेटा सिली मिस्टेक्स नहीं करना, बस जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट समझा रही हूँ बस उन पॉइंट्स को फॉलो करना। ठीक है, अगर भूल जाओ तो एक काम करो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, मैं जो जो पॉइंट बता रही हूँ उसको शॉर्ट में नोट करते चलो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लेना। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। सो पॉइंट नंबर 3 बजट, लोकेशन एंड एकोमोडेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आप अपने नर्सिंग कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका कितना बजट है, आपको आपके स्कोर के हिसाब से ये आइडिया लग गया होगा अब तक फर्स्ट राउंड की
काउंसलिंग के बाद कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को लेकर के पहले से क्लियर रहो कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो आपका कितना बजट है, ये बात आप अपने पेरेंट्स से पहले से डिस्कस कर लो कि पापा आप हमारे प्राइवेट कॉलेज में कितना फी अरेंज कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज, लोकेशन, आप पहले से ये डिसाइड कर लो कि आपका घर कहाँ है, आप कौन अपने, जैसे ऑब्वियस ही बात है कि सारे कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में ही है क्योंकि ये स्टेट का एग्जाम है, बट आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। सपोज मैं वाराणसी से हूँ, ठीक है, तो मेरा ये है कि अगर मैं वाराणसी से हूँ तो मेरा टॉप प्रायोरिटी वाराणसी है। इसके अलावा अगर मुझे आसपास के प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या का कॉलेज मिल जाता है तो भी मेरे लिए ओके है। तो सेम एज आप कौन सी जगह पे कॉलेज चाहते हो, ये सब चीजें पहले से ही तुमको डिसाइड करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद आपका बजट कितना है। सपोज अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा हम तेरे 4 साल की फीस 7 से 8 लाख रुपए मैनेज कर लेंगे जैसे तैसे पूरे 4 साल की, तो आप अपना माइंड सेट बना के रखो कि ठीक है आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, मॉडरेट लेवल का भी तो चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हॉस्टल को लेकर के परेशान है, तो तुम पहले से डिसाइड करके रखो कि हॉस्टल तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए। इन केस अगर तुमको हॉस्टल नहीं मिला तो तुम बाहर प्राइवेट पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर के रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। ये सब चीजें काउंसलिंग, मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज फिल करने के पहले ही आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि देखो बहुत बार बच्चों का ये भी गलती हुआ है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है अब वो कॉलेज उनको बहुत दूर पड़ रहा है, और जो कॉलेजेस लास्ट में उन्होंने ऐड करे थे वो उनके घर के पास था, बट वो अलॉट नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने उसको लास्ट में रखा था। तो आप पहले से ही आपका जहां पे भी घर है आसपास, अगर तुम थोड़ा सा डाउट में हो कि आपके आसपास कौन सा शहर है, कौन सा कॉलेज है, तो आप अपना गूगल पे सर्च कर लो। गूगल भैया के पास तो सारे इन्फॉर्मेशन है। सपोज अगर मैं बनारस से हूँ तो पास में चंदौली है, अयोध्या है, प्रयागराज है, लखनऊ है, ये सब एक रेंज में मेरे लिए पड़ेगा। तो वैसे ही आप अपना लोकेशन देख लो कि आप कौन कौन से सिटी में कॉलेजेस अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए सही रहेगा और कौन सी जगह आपके लिए दूर रहेगा। तो जो आपके लिए सही है लोकेशन वाइज, टॉप पे 10-15 कॉलेजेस वही रखना जो जिस लोकेशन पे तुम जाना चाहते हो। जिस लोकेशन पे तुम नहीं जाना चाहते हो उस कॉलेज को मत रखना लिस्ट में, अगर रख भी रहे हो तो एकदम लास्ट में रखना। समझ में आ रहा है? क्योंकि उल्टे सीधे कॉलेजेस तुम टॉप पे रख दे रहे हो और फिर उसके बाद उसमें तुमको जाना भी नहीं रह रहा है, तुमको अपग्रेड भी कराना पड़ रहा है, तो ये सब फालतू के सिली मिस्टेक्स करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम श्योर हो कि तुमको उस लोकेशन पे नहीं जाना तो उस लोकेशन वाले कॉलेज को लिस्ट में रखना ही क्यों। तुम पहले से अपना लोकेशन डिसाइड कर लो कि कौन से लोकेशन पे जाकर के तुम पढ़ना चाहते हो। सेकंड है बजट, आप अपने फैमिली से पहले से ही क्लियर रखो कि वो कितनी फी पे कर पाएंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, बिना पेरेंट्स से डिस्कस किए कॉलेज चूज कर ले रहे हैं, जब अलॉट हो जा रहा है तो फिर परेशान हो रहे हैं कि दीदी उतनी फी अरेंज ही नहीं हो पा रही। बेटा पैसे तो आपके पेरेंट्स ही भरेंगे, फी तो वही देंगे, तो आप उनसे एक बार पूछ लो ना कि आप कितना एफर्ट कर पाओगे, आप कितना पेमेंट कर पाओगे। उसी बजट के हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट करिए ताकि आपको आपके बजट में ही कॉलेज अलॉट हो जाए। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट है हॉस्टल। अब तुम ये चीज, अगर तुमको हॉस्टल ही चाहिए, तुमको बाहर रहना ही नहीं है, तुम कॉलेज के ही हॉस्टल में रहना चाह रहे हो, तो बच्चे तुम पहले से ही सोच समझ के वही कॉलेजेस टॉप की लिस्ट में रखो जिसमें हॉस्टल हो। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों का ऐसा भी कॉल आया था कि दीदी हमने वो कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए जिसमें हॉस्टल ही नहीं है, कॉलेज अलॉट तो हो गया बट हॉस्टल नहीं है। तो अगर तुमको ऐसा है कि तुमको कॉलेज के हॉस्टल में रहना है तो तुम फिर वही कॉलेज सेलेक्ट करो ना जिसमें हॉस्टल है। समझ आ रहा है बात? और देखो नर्सिंग हॉस्टल को लेकर के ना तुम बहुत ज्यादा परेशान मत रहो। बहुत बच्चे तो इसलिए हॉस्टल लेना चाहते हैं ना कि यूट्यूब पे वो कॉलेज हॉस्टल वाली लाइफ देख करके थोड़ा सा फैंटेसाइजिंग लगता है, तो सोचते कि यार हॉस्टल में जाएंगे, लेट नाइट फन एंड ऑल, पार्टी पार्टी। नर्सिंग हॉस्टल में इतना तुम फन एक्सपेक्ट मत करो, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के नर्सिंग हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी हॉस्टल में रही थी 6 महीने, रहना मेरे लिए मतलब 6 महीने के बाद मैं 7वें महीने में कंटिन्यू नहीं कर पाई अपना नर्सिंग हॉस्टल में। मैंने पूरे 1 साल की हॉस्टल की फी पे कर दी थी, बट फिर भी मैं 6 महीने में ही हॉस्टल से निकल गई क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होता है, मेस का इशू रहता है, इवन वॉशरूम का इशू रहता है, लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, रूम को लेकर के हमेशा ये फाइन पे करो, वो फाइन पे करो, एक रूम में 3 लोग 4 लोग, कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो मुझे एटलीस्ट मतलब कॉलेज का तो स्ट्रेस रहता ही रहता है, अब पर्सनल जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी हर टाइम मुझे इंटरफेरेंस पसंद नहीं था। तो 1 साल की फी मैंने पे करी बट 6 महीने से भी ज्यादा मैं हॉस्टल में रह ही नहीं पाई। मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया हॉस्टल, और मतलब मैंने छोड़ दिया हॉस्टल और फिर मैं बाहर रूम लेकर के रहने लगी। हाँ ऑफ कोर्स रूम लेके रहने में थोड़ा सा सब कुछ अपने से मैनेज करना पड़ता है, बट भाई मैंने 4 साल मैनेज कर लिया और खुशी खुशी मैनेज कर लिया। तो तुम भी ऐसा माइंडसेट बना के चलो कि हॉस्टल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आसपास कोई रूम ले लेंगे, यार हो जाता है मैनेज। इतना मत सोचो कि हॉस्टल मिलेगा तभी लेंगे, क्योंकि आज के टाइम में तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा है, कॉलेज मिल जा रहा है, वही बहुत बड़ी चीज है।
अब तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एंट्रेंस है, वो कट ऑफ है जो तुमको क्रॉस करना है, अदरवाइज डायरेक्ट एडमिशन का तो कोई चांस ही नहीं है, यूपी में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई क्यों कर रहे हो? तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रखो। सोचो कि भाई जो कॉलेज मिल रहा है मिल जाए, डिग्री मिल जाए, कुछ नॉलेज हो जाए, ताकि उस डिग्री के बेसिस पे तुम जॉब कर पाओ, आगे जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको सोच समझ के फॉलो करना है और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कंप्लीट करनी है। फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ, पहला आपका सीट मैट्रिक्स और मार्क्स कंपेयर करके ही फिल करना है। दूसरा, आईएनसी चाहिए, सिर्फ अगर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस चाहिए तो आपकी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज ही होने चाहिए। अगर आपका कुछ ऐसा है कि आईएनसी मिला तो भी ठीक और स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले कॉलेजेस मिल गए तो भी ठीक, तो आप टॉप के स्टार्टिंग के सभी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस भरना और फिर लास्ट में आप नॉन आईएनसी कॉलेजेस को रख सकते हो। थर्ड, बजट, लोकेशन, एकोमोडेशन। आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपके पेरेंट्स कितने लाख तक का बजट मैनेज कर सकते हैं 4 साल की बीएससी नर्सिंग के लिए। लोकेशन, आप आसपास कौन सी लोकेशन तक जाने के लिए आप थोड़े से कंफर्टेबल हो, आपको कितने डिस्टेंस पे कॉलेज मिल जाए तो चलेगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखना है और वही लोकेशन देख करके ही आपको कॉलेज चूज करना है। ठीक है, बजट, पेरेंट्स कितना फी पे कर सकते हैं वो सब आपको पहले से ही डिस्कस कर लेना है। एकोमोडेशन, अगर तुमको कंफर्म है कि हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल वाले ही कॉलेज रखो, और फिर भी मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया, नर्सिंग हॉस्टल्स के पीछे मत भागो, तुम कॉलेज पे फोकस करो यार। हॉस्टल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ देना ना, बाहर रह लेना, है कि नहीं। तो आई होप ये तीनों पॉइंट तुमको याद रहेंगे, अगर नहीं याद रहे तो प्लीज कहीं नोट डाउन कर लो। और सेकंड राउंड की जैसे ही सीट मैट्रिक्स आ जाती है मैं आपको जल्दी से वीडियो के थ्रू सब कुछ बता दूंगी कि कैसे क्या फिल करना है, लो बजट कॉलेजेस कौन से हैं, आईएनसी अप्रूव्ड कौन सा है, किसके आईएनसी अप्रूवल में डाउट है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखो, स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा मेंटेन करके रहो, बहुत ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। एडमिशन है, कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा यार, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी गाइडेंस के लिए आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।